Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our life. That's why we are here. दोस्तों, अपने हेड्स ऑफ इनकम की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक केस देखते हैं, बीडी भरूचा वर्सेस सीआईटी। दोस्तों, ये 1967 का सुप्रीम कोर्ट का केस है और इसमें हुआ ये था, छोटा सा ही केस है। इसमें हुआ ये था कि जो हमारे असेसी हैं बीडी भरूचा जी, so he had income from several sources: house property, government securities, cinema exhibition, और ध्यान दीजिएगा फाइनेंसिंग फिल्म प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो एक 1952 में इन्होंने एक अग्रीमेंट किया जिसमें ये कुछ पैसा दिए फिल्म प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर को, और बाद में कुछ और पैसा दिया और एक अग्रीमेंट बना गया। तो इस अग्रीमेंट में ये लिखा था, क्लॉज 3, जिसमें जो रेलिवेंट क्लॉजेज हैं वही देखते हैं। क्लॉज 3 ये लिखा था कि जो पैसा दिया गया उस पर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन उस फिल्म से जो प्रॉफिट है उसमें वो शेयर लेंगे। इसका एक क्लॉज 7 था जो वो ये कहता था कि अगर इस डेट तक, कोई थ्रेशोल्ड डेट मान लीजिए, वहाँ तक फिल्म रिलीज़ नहीं हुई तो इसके बाद वो पूरा पैसा इनको वापस किया जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9%। कुछ और भी क्लॉजेज थे, लेकिन इन्हीं दो क्लॉजेज पे द डिसीजन टर्न्ड ऑन दीज टू क्लॉजेज। ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड अगर केस है तो यहाँ पे वो उस समय पहली बात तो उस थ्रेशोल्ड तक फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, और उसके बाद रिलीज़ भी हुई तो फिल्म कुछ डिडंट परफॉर्म वेल, तो इसमें कुछ इनको लॉस हो गया। तो इस लॉस को उन्होंने बैड डेट की तरह एग्जाम्पशन में क्लेम कर लिया। अब पहली बात तो इनकम फ्रॉम बिजनेस है, प्रॉफिट्स और गेन फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 10। तो जब प्रॉफिट्स और गेन फ्रॉम बिजनेस में एक वहाँ पे एग्जाम्पशन जो एक क्लॉजेज होते हैं, वहाँ पे डिडक्शन क्लॉजेज होते हैं, उसमें डिडक्शन में एक बैड डेट का क्लॉज है। आई थिंक इट्स सेक्शन 10 सबसेक्शन 11। तो उसमें इन्होंने क्लेम किया। तो अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये कह रही है कि आपने ये जो यू आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है कि जो पैसा, जो शेयर ऑफ द फिल्म के जो प्रॉफिट आएगा उसमें शेयर में लूँगा, दैट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसमें जो गेन होगा वो कैपिटल गेन होगा, तो नेचुरली जो इसमें लॉस होगा वो कैपिटल लॉस होगा। और एक केस, हम अगला केस देखेंगे, ईस्ट इंडिया समथिंग है, उसमें ये है कि कैपिटल हेड्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और आपका जो इनकम है वो सम टोटल ऑफ ऑल है। तो जो जिस हेड में आपका जो इनकम आता है, डिडक्शन उसी हेड से होंगे। तो आपका ये जो इनकम है, इट्स इनकम फ्रॉम इट्स, तो इसमें आप अगर बैड डेट का डिडक्शन है तो आप इसमें कैपिटल लॉस का डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। तो इनका ये, मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये कहना था कि अगर कैपिटल लॉस ये है तो आप ये डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। जबकि ये कह रहे हैं कि इट वॉज इन द नेचर ऑफ मनी लेंडिंग, और इसलिए जो उसमें से मुझे जो लॉस हुआ वो बैड डेट है, तो मैं उसका डिडक्शन क्लेम करूँगा। तो अब इस पे बात वही जो जनरली पहले तो इसके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अपील हुआ, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उससे अपील हुआ, अपीलेट ट्राइब्यूनल, फिर हाई कोर्ट, और फाइनली बीडी भरूचा जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। तो कोर्ट अब इसमें ये कहती है, कोर्ट कहती है अगर हम क्लॉज 3 को इंडिपेंडेंटली पढ़ते, जिसमें ये लिखा था कि फिल्म के जो प्रॉफिट का शेयर लेंगे, तो हो सकता है देयर इज फोर्स इन द आर्ग्यूमेंट, इट्स एन इन्वेस्टमेंट, और इसलिए जो लॉस हुआ कैपिटल लॉस है। But clause 3 cannot be read independently. It has to be read with in conjunction with other clauses, and more specifically clause 7, जहाँ पे ये कहा था कि अगर इस डेट तक फिल्म रिलीज नहीं हुई तो आपको पूरा पैसा लौटाना पड़ेगा विद एन इंटरेस्ट ऑफ 9%। नाउ क्लॉज 7 को अगर आप देखेंगे तो इट गिव्स द नेचर ऑफ कि एक तरीके से पैसा लेंड किया गया है। तो कोर्ट यही कहता है, और इस केस में फिल्म तो रिलीज हुई नहीं, तो फ्रॉम दिस डेट, जब फिल्म नहीं रिलीज हुई, दिस डेट ऑनवर्ड्स इट्स इन नेचर ऑफ एक तरह का आपने लोन दे दिया और लोन आपको वापस करना है, तो ये मनी लेंडिंग टाइप का होगा। बट दिस इज ओनली ए सपोर्टिंग आर्गूमेंट, ऑल्दो इसे सिचुएशन क्लियर हो जाती है। लेकिन एक और आर्गूमेंट कोर्ट का कहना है जो कि इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट है, और इसके लिए कोर्ट ने एक केस रिफर किया है, रीड्स ब्रेवरी कंपनी लिमिटेड वर्सेस माले। ये 1891 का केस है, इंग्लिश केस है। इसमें जस्टिस पॉलक ये कहते हैं कि अच्छा, इसमें भी जो था, इसमें जो ओनर था वो ब्रीवरी ओनर, वो ब्रीवरी का बिजनेस करता था, और साइमल्टेनियसली वो एक बैंकिंग और मनी लेंडिंग का भी बिजनेस करता था। और कोइंसिडेंटली यहाँ पर वो जिसको पैसा देता था वो इसके ब्रीवरी के क्लाइंट होते थे। तो एक तरीके से जिसको मैंने पैसा दिया तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ी, वो ज़्यादा ब्रीवरी खरीदेगा। तो क्वेश्चन ये है कि इस केस में ये जो, अगर इस मनी लेंडिंग वाले में जो इसका लॉस हुआ, क्या वो मनी लेंडिंग का लॉस है, कैपिटल लॉस है? क्योंकि कैपिटल भी कहा जा सकता है, क्योंकि मैं अपने बिजनेस को इन्हांसमेंट के लिए पैसा दे रहा था। लेकिन कोर्ट ये कहती है कि इट्स अ लॉस ऑफ मनी लेंडिंग।
तो कहने को तो हमेशा इट विल कम आउट ऑफ कैपिटल, लेकिन इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट इन द ऑर्डिनरी सेंस ऑफ द टर्म। एक तरीके से मैंने मनी लेंडिंग की, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो अब इस केस में देखते हैं, तो इस केस में भी जो वो पैसा दे रहा था, तो अब जैसे इसमें कोर्ट ने क्राइटेरिया दिया कि एग्जेम्पशन के लिए सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। पहला चेकबॉक्स जो टिक होना चाहिए वो ये है कि इट शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस और इंसिडेंटल, इट शुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और इंसिडेंटल टू इट। तो आप यहाँ पे ये बताइए, हमने यहाँ पढ़ा था कि बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग, फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूटर उनके पास था, तो ये चेकबॉक्स टिक हो गया। दूसरा चेकबॉक्स, द अकाउंट्स मस्ट बी केप्ट ऑन मर्केंटाइल बेसिस। दोस्तों एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन लेते हैं, और इसके लिए आई थैंक माय फ्रेंड अमित पिंचा, उन्होंने मुझे समझाया ये बात, और बहुत सही बात है। तो अकाउंटिंग में मर्केंटाइल बेसिस होता है और कैश बेसिस होता है, जिस पे अकाउंट्स रखे जाते हैं। मर्केंटाइल बेसिस का मतलब ये होता है कि सपोज मेरे पास एक किताब है, वो किताब का दाम 40 रुपये है, मैंने 50 रुपये में आपको किताब बेच दी, और इस साल आपने मुझे पैसा नहीं दिया, बट वो पैसा मुझे एक्रू हो गया, क्योंकि राइट तो क्रिएट हो गया, तो मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट एक्रू हो गया, तो मैं उस पर टैक्स पे करूँगा। लेकिन सपोज आपने अगले साल मुझे पैसे ही नहीं दिए, तो इसका मतलब मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट में 50 रुपये का लॉस हो गया है, और ऑल्दो मैंने 10 रुपये का प्रॉफिट के लिए पहले टैक्स तो पे कर दिया है, तो मैं अगले साल के इनकम में से 50 रुपये का लॉस को डिडक्शन क्लेम करूँगा। तो ये जो द एंटायर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन मर्केंटाइल बेसिस। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि यहाँ पे जो अकाउंट थे और केप्ट ऑन मर्केंटाइल बेसिस, तो इसलिए सेकंड चेक बॉक्स इज टिक्ड। और ये दोनों, थर्ड इज ऑल्सो द डेट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और इंसिडेंटल टू इट, तो जो कि है ही। तो इसलिए कोर्ट ये कहता है कि इसलिए सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 में आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो इसलिए इनका ये आर्ग्यूमेंट सही था कि हाँ, ये बैड डेट की तरह एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि मनी लेंडिंग टाइप का था। दोस्तों बट आपका एक नॉर्मल क्वेश्चन आएगा कि कैपिटल लॉस कब होगा। तो सपोज मान लीजिए मेरा बिजनेस है लॉयरिंग, आई एम ए लॉयर बाय प्रोफेशन, और किसी ने मेरे से पैसे मांगे और मैंने उसको उधार 10% पे दे दिया, तो इट्स लाइक आई एम मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर वो उसको नहीं देता तो मैं कहीं किसी शेयर में या कोई उसको कहीं इन्वेस्ट किया होता, तो मैं तुमको किसी और को देकर भी और 10% इंटरेस्ट लेकर मान लीजिए मैं लेंड कर रहा हूँ, तो आई एम मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। तो अगर उससे जो मुझे गेन मिलेगा, वो प्रॉफिट मिलेगा, वो कैपिटल गेन्स होगा, और सपोज उसने नहीं मुझे कुछ दिया तो वो कैपिटल लॉस होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि आई वॉज नॉट, जो मैंने उसको पैसे दिए, इट वॉज नॉट रिलेटेड टू माई बिजनेस, आई वॉज नॉट इन टू बिजनेस ऑफ मनी लेंडिंग। लेकिन सपोज मैं लॉयरिंग के साथ साथ आई एम ऑल्सो इंडल्जिंग इन अ बिजनेस ऑफ मनी लेंडिंग, और तब मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ और वहाँ पे वो नहीं लौटाता है, तो कैपिटल लॉस ना होकर मेरे बैड डेट काउंट होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन और ये थोड़ा डिफरेंस समझ में आया होगा, और आपको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी ज़रूर बताइएगा। मिलते एक नए वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद आवर ट्रस्ट विद लॉ। बाय बाय।